चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जो मुसलमानों की इस देश में आबादी है, अगर लाभार्थी इन योजनाओं के देखा जाए तो मुसलमान तो उससे बहुत ज़्यादा है, मतलब बढ़ चढ़कर उनको मिल रहा है। सबको मिला है जी, सबको मिला है जी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं मोदी जी जो पसंद और नापसंद की बात कहते हैं कि मुसलमान पसंद करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं पसंद करते मोदी को। ये सवाल उठता है। ऐसा है कि लोकतंत्र में ये उसका अनिवार्य अंग है। अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ये तो तरीका नहीं हो सकता। फिर तो वो मजबूरी है उनकी कि मुझे पसंद करना पड़े, मुझे वो नहीं चाहिए जी। जिस दिन वो कन्विंस हो जाए, जिस दिन उनको लगे कि हाँ यार हमारा भविष्य इसमें है। दूसरा, मुसलमान को भी समझना हो देश के भविष्य के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। वो ये माने कि देश डूब जाएगा और बच जाएगा, वो होने वाला नहीं है जी। और देश बनेगा और मुझे घर बैठे मिल जाएगा, तो एक स्थिति आएगी कि शायद न भी मिले, क्योंकि जो रुपये को खींचता है जी, जो फिर आगे निकल जाएगा। और इसलिए मैं उनको कहता पढ़ाओ भाई, बच्चों को पढ़ाओ, अवसर है, तुम मौका खो रहे हो फिर रह जाओगे। जी। तुम्हारा काम है इसलिए मैंने एक मेरा बहुत पहले 2013 के इंटरव्यू, मैंने कहा एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है जी। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी और ये इसकी हमें चिंता कर। और मुझे बताइए साहब, कोई देश 10% का हो, 12%, जो भी हो, अलग अलग लोग आंकड़े बताते हैं, वे अगर अविकसित रह जाए, वे अगर समृद्ध न हो, तो मेरा देश समृद्ध हो सकता है क्या? आपका शरीर है, वजन अच्छा है, ऊंचाई अच्छी है, सब मजबूत है, लेकिन एक हाथ नहीं है, अच्छे काम नहीं करता है, उसको स्वस्थ माना जाएगा क्या? सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए। तो ये भी मेरे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो अस्वस्थ होगा, मेरा देश कैसे स्वस्थ हो सकता है जी? जी। मोदी जी, पसंद नापसंद की बात से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि विपक्ष में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो निजी तौर पर आपको पसंद करते हैं। हो सकता है उनकी पार्टी की मजबूरी हो कि आपको विरोध करना पड़ता है, आपके खिलाफ बोलना पड़ता है, लेकिन विपक्ष में ऐसा कौन नेता जो नरेंद्र मोदी को पसंद हो? ऐसा है कि मैं नाम बताऊँ वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने देखा, मैं अलग से उदाहरण दूँ, कोर्ट के अंदर वकीलों के बीच में कैसे लड़ाई होती है, लेकिन उनके पारिवारिक दोस्ताना बहुत अच्छा होता है, ये आपको दिखता है। पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत कुछ होने के बाद भी अपनापन भी तो होता है जी। अपनापन होता है। जैसे प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के थे, अब मुझे याद है कि 2019 के चुनाव के दरमियान उन्होंने 3-4 बार मुझे फ़ोन किया होगा, इलेक्शन 19 में। हाँ, उन्होंने कहा भाई मोदी जी, मेरा एक क्षेत्र नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करोगे, तबीयत को कौन देखता है? बड़ी वो तो कांग्रेस से थे, मैं तो बीजेपी का था। बिल्कुल। और मैं कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहा था 19 में। फिर भी वो मुझे फ़ोन करके कहते थे। आप भी तो उन्हें दादा बोलकर बहुत सम्मान करते? हाँ, मैं उनको बहुत सम्मान करता, और वो तो मैं सीएम बना उसके पहले भी करता था। ऐसा होता था कि मैं यहाँ दिल्ली में रहता था जी। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं ये राष्ट्रपति भवन हो गई उस इलाके में जाता था। प्रणव दा को भी मॉर्निंग वॉक की पद्धति थी, तो एक छोटा डंडा रखते थे, मैं सामने मिल गए तो उनके पैर छूता था। उस समय जब आप संगठन का काम देखते थे? मैं पार्टी का संगठन करता था, वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, जी। वो पैर चलते थे, मैं उनके पैर छूता था जी। सार्वजनिक जीवन में जी हमें सबका, अब जैसे हमने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, हमने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, उससे कोई वोट पाने का काम नहीं है जी। इस देश में ऐसा तो नहीं चल सकता मेरों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं करूँगा। हमने गुलाम नबी साहब को हमने पद्म भूषण दिया, हमने बेग साहब जम्मू कश्मीर के जी। उनको दिया। देखिए साहब, ऐसा है, अब देखिए हमें राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला 3 बार। अटल जी को 1 बार मिला, 2 बार मुझे मिला। अटल जी को मिला तो हमने मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया जी। मुझे मौका मिला तो हमने पहले दलित को बनाया, बाद में आदिवासी बनाया। ये सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। पॉलिटिकली भी मेरे इन सबसे अच्छे संबंध है, सबसे जी। सिवाय कि शाही परिवार, मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है।
लेकिन मैं उनके तकलीफ के समय हमेशा बहुत प्रोएक्टिव रहा, तुरंत चिंता करना। कुछ भी हुआ है तो एक बार शायद 19 का चुनाव, कोई चुनाव था और सब महाराष्ट्र में राहुल जी के हवाई जहाज़ को कुछ गड़बड़ हुआ, तो तुरंत मुझे पता चला कुछ, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई, राहुल गांधी? हाँ, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई, दूसरा मैं बताता हूँ, एक बार सोनिया जी काशी में मेरे खिलाफ रोड शो कर रही थी चुनाव में। अब उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो मुझे पता चला। मैंने कहा भाई आप उनको स्पेशल प्लेन दीजिए और उनको ले आइए यहाँ। तो फिर मुझे बताया कि साहब बनारस एयरपोर्ट पे हम ले गए हैं, धीरे धीरे सेटल होने दो। तुरंत मैंने फ़ोन किया था। एक बार दमन में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, उसमें अहमद पटेल थे, सोनिया जी थी और कोई और था। तो दमन तो गुजरात के बाहर था, मैं सीएम था, तो मैंने उनको फ़ोन किया अहमद भाई को। मैंने कहा अहमद भाई बड़ा गंभीर मामला है, मैं तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करता हूँ। कहा साहब हम लोग सेफ़ हैं, हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान हुआ है, हम लोग सेफ हैं। मैं मानता हूँ ये पीएम के बाद छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी साहब ये सब अपने देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। आई मस्ट, मेरा नाता रहना चाहिए। आते नहीं है ना सामने, आपकी शख्सियत के पहलू सामने निकल कर ही नहीं आते। ऐसा है कि ये चीज़ें, आप तो सवाल पूछा तो बातें निकली, जैसे कि कहने के विषय है नहीं जी, कहने के विषय होते नहीं जी। ये चीज़ें ऐसी होती है जो अपनापन है, इसमें राजनीति नहीं होती है जी, ये अपनापन होता है। मैं बताऊँ, हमारे सांगमा जी, सांगमा जी, अब उनका स्वर्गवास हुआ है। अब उनके यहाँ डेड बॉडी ले जाना तो 3 दिन लग जाते, तो मैंने स्पेशल प्रबंध किया, सारे डेड बॉडी उनका पहुँचाने की व्यवस्था की। तो ऐसा है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहना होता है साहब। हम ऐसे किसी के खिलाफ कुछ करना, ही अपना काम नहीं होना चाहिए। और मेरा सरकार नियम वो अलग बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।